नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। अब तक आपने पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ समझा। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों की चर्चा आज हम इस ऑडियो में करेंगे। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न हमारा है कहानी से। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। जिस तरह से प्रश्न पूछा है उसी के अनुसार आप उत्तर लिखेंगे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि बदलू उसे अपने हाथों से ढेर सारी सुंदर और रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। क्योंकि बदलू उसे अपने हाथों से ढेर सारी सुंदर और रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। अब गोलियां किस चीज़ की, तो आप जानते हैं बेटा, लाख की गोलियां, है ना। आगे का प्रश्न है, और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका ही कहा करते थे। ठीक है, उत्तर समझा बेटा। क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका ही कहा करते थे, इसलिए। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। अब हम आएंगे शब्दार्थ में। देखो पेज नंबर 12 पर। वस्तु विनिमय क्या है, तो पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। मैं पुनः दोहराती हूँ, वस्तु विनिमय अर्थात पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, तो वर्तमान समय में प्रचलित पद्धति मतलब आज कौन सी पद्धति चल रही है, तो वर्तमान समय में विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा पद्धति है, अर्थात रुपयों पैसों द्वारा कोई वस्तु खरीदी जाती है। उसके बाद का प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। प्रश्न फिर से सुनिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति द्वारा लेखक ने, ध्यान दीजिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है और ये परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति द्वारा लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास, शहरीकरण और औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने की व्यथा की ओर संकेत किया है। फिर से बोल रही हूँ मैं वाक्य, ध्यान से सुनिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति द्वारा लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने की व्यथा की ओर संकेत किया है। वे हमें बदलू काका के उदाहरण के द्वारा उन लोगों की पीड़ा के बारे में बता रहे हैं जो शहरीकरण के विकास से पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। चूंकि सैकड़ों मनुष्यों का काम कुछ ही मशीनें कम समय में आसानी से कर सकती है, जिससे आज हमारे समाज में बेकारी की समस्या उत्पन्न हो रही है और बदलू काका जैसे कुशल कारीगर गरीबी के कारण भूखे मरने की कगार पर पहुंच रहे हैं या पहुंच जाते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति द्वारा लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने की व्यथा की ओर संकेत किया है। वे हमें बदलू काका के उदाहरण के द्वारा उन लोगों की पीड़ा बता रहे हैं जो शहरीकरण के विकास से पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। चूँकि सैकड़ों मनुष्यों का काम कुछ ही मशीनें कम समय में आसानी से काम कर देती है, जिसके कारण बेकारी की समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हो रही है और गरीबी के कारण बदलू जैसे कुशल कारीगर भूखों मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात का प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न का उत्तर सुनिए। बदलू काका लाख की चूड़ियां बनाने का काम करते थे। क्यों? क्योंकि वे मनिहार थे।
परंतु बढ़ते शहरीकरण के कारण अब कोई उनसे चूड़ियाँ नहीं खरीदता था। उस गांव की सभी औरतें लगभग अब कांच की चूड़ियाँ पहनती थी। अब मशीनी युग के कारण या कांच का प्रचार प्रसार होने के कारण वे पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे और बदलू काका की यही व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। उसके पश्चात मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बच्चों, तीसरा, चौथा और पांचवा लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते जुलते हैं। उसका एक प्रमुख मुद्दा यही है, मशीनी युग के कारण किस प्रकार से उसका बुरा असर बदलू के जीवन पर पड़ा। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? बदलू काका का पैतृक काम धंधा पूरी तरह से ठप हो गया था या बंद हो गया था? कारण आप जानते हैं, मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग करने के कारण या मशीनी युग के कारण बदलू काका का पैतृक काम धंधा पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब उस गांव में कोई भी उनसे लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीदता था, क्योंकि अब सभी को कांच की चूड़ियाँ ही भाती थी। पैसों की तंगी के कारण उन्हें अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। वे पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे और अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, अर्थात वृद्धावस्था के कारण अब उनका शरीर भी धीरे धीरे ढल चुका था। उनके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। इस प्रकार मशीनी युग से बदलू के जीवन में कई प्रकार के बदलाव आए या परिवर्तन आए। उसके पश्चात का प्रश्न है, कहानी से आगे आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। गए होंगे ना बेटा आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मेले बाजार जाते ना, हाट मेले बाजार घूमने जाते हैं हम, तो वहाँ पर आपने कई सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई देखी होगी। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कल्पना के पंखों की सहायता से लिखना है, अपने अपने शब्दों में। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप किसी मेले में गए हैं, वहाँ सुंदर सुंदर वस्तुएं बन रही है और किसी एक अच्छी चीज़ को देखकर आपको उस चीज़ को बनाने का शौक़ चढ़ा कि मैं इसको बनाने की कला सीखूं। तो आप उस कारीगर के पास गए, आपने उनसे पूछा कि आपने किस तरह से बनाई है। उन्होंने जो समझाया आपको, उसके हिसाब से फिर आप अपना प्रयास लिखेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ कि मान लीजिए आप किसी मेले में गए, आपको कोई सुंदर कलात्मक वस्तु पसंद आ गई है ना, मिट्टी की हो सकती है, वो लाख की कोई चीज़ हो सकती है, या जूट है, जूट समझता है ना, जूट से बनी हुई सुंदर सुंदर वस्तुएं, या फिर गमला आपने देखा तो किसी कुम्हार के पास आप गए, उस कारीगर के पास गए, उन्होंने आपको सिखाया। आप उतना अच्छी तरह से तो नहीं बना पाए उस वस्तु को, परंतु धीरे धीरे प्रयास करने के बाद आप उस चीज़ को अच्छी तरह से बनाना सीख गए। तो ऐसा आप उसमें अपने उदाहरण द्वारा 4-5 वाक्यों में लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने वो चीज़ बनानी सीख ली। इसका उत्तर पूरी तरह से आपको आज़ादी है बेटा, अपने शब्दों में लिखना है। उसके पश्चात का प्रश्न है जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है? ज्ञात कीजिए अर्थात मालूम कीजिए या पता लगाइए। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक, इन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है? तो जैसे सजावटी वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, सुंदर मूर्तियाँ, रंग बिरंगे सुंदर छोटे मोटे खिलौने, आभूषण अथवा गहने, और तो और डाक खाने में मुहर लगाने के लिए या पैकिंग सील के लिए भी लाख का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना, मतलब आपको अनुमान लगाना है, कल्पना के घोड़ों को दौड़ाना है और अपने शब्दों में अपने हिसाब से उत्तर लिखना है प्रश्न के अनुसार। पहला प्रश्न है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका आतिथ्य सत्कार कैसे करेंगे? कल्पना कीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके माता पिता घर पर नहीं है, उस समय में अचानक आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं?
है ना। तो घर में मेहमान के आने पर आप सबसे पहले शिष्टाचार को अपनाते हुए उन्हें प्रणाम करेंगे, है ना। अपने हॉल में या अपने बैठक में उन्हें बैठने के लिए कहेंगे, जलपान की व्यवस्था करेंगे, उनसे आने के कारण पूछेंगे। और यदि माताजी या पिताजी दोनों में से किसी एक से काम हो और आपको पता है कि माताजी और पिताजी आते ही होंगे, तो आप उनको घर पर थोड़ी देर बैठाएंगे, अथवा मोबाइल द्वारा बात कर कर आप कह सकेंगे कि आप बैठिए, इतनी देर में वे आ रहे हैं, या उनका जो भी संदेश है वो आप अपने माता पिता को पहुंचा देंगे। इस तरह से आप उनके पूरा क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। और इसके आधार पर आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या क्या होता है? रूटीन, है ना। दिनचर्या मतलब आप जो अपने घर में रोज़ उठने से लेकर रात के सोते तक जो काम करते हैं, तो गांव में जाने पर या किसी और के जाने पर वहाँ की जो आपकी डेली रूटीन है, जो दिनचर्या है, रोज़ आप काम करते हैं, उसमें किस प्रकार से बदलाव आता है, इसका उत्तर लिखना है। अब कल्पना कीजिए कि आप मान लीजिए कि गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा जी के घर जा रहे हैं और आपके मामा जी गाँव में रहते हैं। तो आप पूरी तरह से जानते हैं कि शहरों में और गाँव में किस प्रकार से वातावरण में परिवर्तन होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा कि छुट्टियां लग गई है, अर्थात आप पर पढ़ाई का तनाव नहीं है, तो आप तनाव मुक्त रहते हैं। आप अपने मामा जी के घर जाना पसंद करते हैं। वहाँ तालाबों में, नदियों में, पोखरों में आप स्नान करना पसंद करते हैं। किसी पेड़ पर चढ़ना पसंद करते हैं। वहाँ अपने मित्र मंडली के साथ खेलना, फिर खेतों में जाकर आम तोड़ना, झूले झूलना, रेत के टीले बनाना, खेलना, जैसा भी आपको लिखना है गांव के हिसाब से, है ना। वातावरण शुद्ध रहता है, खूब साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं, लुकन छिपन कह सकते हैं, आँख मिचौनी कह सकते हैं, आंगन में सोते हैं, और इस तरह से सुंदर वातावरण के साथ आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मशीन युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर भी आप अपने हिसाब से लिख देंगे कि जैसे जैसे समय बदलता है, लोगों के शौक़ में, लोगों की पसंद में परिवर्तन आता है। मशीन युग का प्रभाव बढ़ने के कारण क्या हो गया है, हमारा जीवन जो है सुविधाजनक हो गया है। पहले जैसे मान लीजिए हमें मसाला पीसना था तो हम सिलबट्टे पर पीसते थे, घंटों का समय लगता था, कपड़े हाथ से धोए जाते थे, है ना। बैलों की सहायता से, ऊँटों की सहायता से किसान जो है खेती करता था। परंतु आज समय बदल गया है, मशीनों का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि मसाला पीसना है तो चुटकी बजाते ही एक बार मिक्सर घुमाई कि घर्र करके हमारा मसाला तैयार। कपड़े पहले हाथ से धोए जाते थे, पसीना बहाया जाता था, वॉशिंग मशीन में धोते हैं। पहले किसान बैलों का, ऊँटों का, इनका इस्तेमाल करता था, आजकल ट्रैक्टर की सहायता से होते हैं, और भी तरह तरह के सुविधाजनक मशीनें चल गई हैं। पहले जो सुनार था वो गहने हाथ से बनाता था, आजकल मशीनों की सहायता से बहुत सुंदर डिज़ाइन में गहने तैयार किए जाते हैं। इस तरह के अन्य उदाहरण भी बेटा आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, बाज़ार में बिकने वाले सामानों के डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं कि समय के साथ लोगों की पसंद बदलती है, बाज़ार में नए नए तरह के डिज़ाइन के कपड़े आते हैं, साज सज्जा की वस्तुएं आती हैं, डिब्बे, बर्तन, पात्र अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पहले यदि हम कहें दादी माँ के ज़माने में तो पीतल के और कांसे के बर्तन हुआ करते थे, तांबे के हुआ करते थे, फिर स्टील का ज़माना आया, आजकल तो टप्परवेयर देख लो, और तरह तरह के सुंदर सुंदर प्लास्टिक के एकदम मतलब स्टील के बर्तनों को भी पछाड़ दे या पीछे छोड़ दे, इस तरह से सुंदर सुंदर कलात्मक वस्तुएं हम देख सकते हैं एक से एक। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बाजार में बिकने वाले सामानों के डिज़ाइनों में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, आप अपने आसपास देखकर इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके पश्चात है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो यहाँ से आप प्रश्न काट देंगे बेटा, इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। आपका प्रश्न इस तरह से रहेगा कि हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। किस तरह से, अपने विचार प्रकट कीजिए, या इनमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस तरह से किसी भी ढंग से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आपको याद होगा तो कक्षा 7वीं में पाठ 14 आपने पढ़ा था, खान पान की बदलती तस्वीर। उसमें भी हमने देखा था कि किस प्रकार से खान पान में समय के साथ बच्चों की पसंद बदल रही है, समय के साथ सब में बदलाव हो रहा है। उसी तरह से रहन सहन में और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है।
पहले हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ हमें वही खाद्य पदार्थ या वही भोजन के जो हमारा क्या है स्वादिष्ट व्यंजन है, हम जिस राज्य के थे वहीं तक सीमित थी, है ना, वही पदार्थ खा सकते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी भी राज्य का खाद्य पदार्थ बड़ी आसानी से घर बैठे खा सकते हैं। उसी प्रकार से पहले के लोग बहुत मतलब शहरीकरण नहीं हुआ था, गांव में कच्चे घर हुआ करते थे, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे और बड़े मज़े से बच्चे खेला करते थे, है ना, कवेलू हुआ करती थी, इस तरह से गोबर से घर लिपे जाते थे। पहले कह सकते हैं कि जनसंख्या कम होने के कारण गांव का वातावरण बहुत शुद्ध हुआ करता था, इतने वाहनों की होड़ नहीं थी, लोगों का जीवन बहुत सादगी भरा था। इस तरह से आप उदाहरण लेते उसमें लिख सकते हैं। परंतु जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, जनसंख्या बढ़ी, गगनचुम्बी इमारतें हमें शहरों में दिखाई देती है और तेज़ी से वृक्षों की कटाई हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है और लोगों में होड़ लगी हुई है कि किस प्रकार से एक दूसरे को पछाड़ा जाए, पीछे छोड़ा जाए और अपना जीवन स्तर सुधारा जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके रहन सहन में भी बदलाव आ गया है, लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं। और कपड़ों में तो समय के साथ लोगों की रुचि बदलती है, फैशन के हिसाब से। आज तो पूछो ही मत, लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन रही है। इस तरह से हम देख सकते हैं जीन्स, टॉप, क्रॉप टॉप और पता नहीं कौन कौन तरह के प्रकार के कपड़े आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। लड़के प्रिंटेड शर्ट है, नीचे जीन्स है, फिर कहीं डिज़ाइन बना दी जाती है, फटी हुई जीन्स रहती है। इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, समय का पहिया घूम रहा है, लोगों की पसंद बदल रही है, रुचि या शौक बदल रहा है और जिस तरह से अभिनेता या अभिनेत्रियां पहनती हैं उसका अनुकरण हमारी आज की पीढ़ी कर रही है और उसी तरह से उनके रहन सहन में, उनके खान पान में और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। ठीक है बच्चों, स्टॉप कर दी। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। मनोदशा अर्थात उसकी मानसिक स्थिति। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उसके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिखते समय बस इतना लिखेंगे कि इस पाठ में से कुछ व्यंग वाक्य छांट कर लिखिए। तो पहला उदाहरण तो आपके सामने दिया हुआ है कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। अब इनका अर्थ भी हमें लिखना है। तो पहले वाक्य का तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। इस वाक्य से चूड़ी बनाने वाले बदलू की मनोदशा प्रकट होती है कि वाक्य में कांच की चूड़ियों को मशीनी युग का प्रचलन बताया गया है, जिससे उस जैसे कारीगर का रोजगार छीना जा रहा है। ये चूड़ियाँ उसे अंदर ही अंदर दुख और पीड़ा पहुंचा रही है। दूसरा वाक्य है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। अर्थात कांच की चूड़ियों को लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर बताकर कारीगरी को भूलकर बनावटी सुंदरता और चमक दमक को महत्व देने वाले लोगों पर व्यंग किया गया है। यह वाक्य वास्तव में अपने आप में गहरा दर्द छिपाए हुए है। उसके बाद आप उदाहरण लिख सकते हैं, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। इसका अर्थ आप लिखेंगे, यहाँ शहरी संस्कृति पर व्यंग किया गया है। यहाँ शहरी संस्कृति पर व्यंग किया गया है। उसके बाद का उदाहरण, नाजुक तो फिर होती ही है लला, नाजुक तो फिर होती ही है लला। इसका अर्थ आप लिखेंगे, लोगों को कारीगरी तथा मजबूती नहीं चाहिए, उन्हें बनावटी कोमलता पसंद है। यह कोमलता समय या असमय उन्हें भारी पड़ती जा रही है, इस पर उनको इसकी बात की उन्हें कोई चिंता नहीं है। कहाँ जाओ शहर से ले आओ। इस वाक्य से बदलू के व्यक्तित्व की दृढ़ता प्रकट होती है। उदाहरण बहुत अच्छा है बेटा, परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा। इस वाक्य से बदलू के व्यक्तित्व की दृढ़ता प्रकट होती है। वह कम दाम पाने पर भी जमींदार जैसे व्यक्ति का प्रतिरोध कर सकता है
किंतु उनके दबाव में आकर झुकता नहीं है। अर्थात बदलू के व्यक्तित्व की दृढ़ता इसके द्वारा प्रकट हो रही है। उसके बाद का प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आप पिछली कक्षा में अच्छी तरह से संज्ञा पढ़ चुके हैं, संज्ञा के तीनों भेद पढ़ चुके हैं, उसी को इस पाठ में बताया गया है। तो आपका प्रश्न ऐसा रहेगा कि इस पाठ में से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के भेद छांटकर उनके तीनों दो उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप अपनी कॉपी में बेटा 3 कॉलम बना लेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे संज्ञा के भेद, फिर पहला कॉलम रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। और जो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं जैसे लल्ला है, रज्जो है, आम है, कांच है, गाय है, वहाँ आप ले सकते हैं बदलू है, जनार्दन है। जातिवाचक में आपको जो लेना इस पाठ में से, जैसे पेड़ का नाम ले सकते हैं, है ना, चूड़ी ले सकते हैं, इस तरह से। और भाववाचक में सुंदरता है, नाजुक है, प्रसन्नता है आदि कोई भी आप ले लेंगे। समझ में आया बेटा? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप चाहो तो अलग भी उदाहरण ले सकते हो, चाहो तो पाठ वाले भी ले सकते हो। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, जैसे आपने अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाए: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक अर्थात जब किसी का हम नामकरण कर देते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु का नाम, जैसे बदलू है, जनार्दन है, नीम है, आम है, लाख है, रज्जो है। जातिवाचक में जैसे गांव, बच्चे, गोलियां, मकान, शहर, वृक्ष, अनाज, सड़क, चित्र आदि। और भाववाचक में सुंदरता, व्यथा, शांति, व्यक्तित्व, मोच, पढ़ाई, महत्व आदि। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र व आयु को उम्र कहता है। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो इसका प्रश्न आप इतना बड़ा न लिखते हुए छोटा सा लिखेंगे। उच्चारण और वर्तनी में आए बदलाव वाले शब्द लिखें। ध्यान से सुनिए, उच्चारण और वर्तनी में आए बदलाव वाले शब्द लिखिए। या कई बार ऐसा आता है कि नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। तो इसमें भी आप 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आपका रहेगा क्षेत्रीय भाषा के शब्द, दूसरा कॉलम आपका रहेगा हिंदी भाषा के शब्द। जैसे आप क्षेत्रीय में लिखेंगे उमर, हिंदी कॉलम में आप लिखेंगे उम्र। फिर दूसरा उदाहरण बखत, और यहाँ लिखेंगे आप वक्त। तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे मर्द, और यहाँ आप लिखेंगे मर्द। उसी प्रकार से नंबर 4 पर आप लिखेंगे अंजुली, और हिंदी पर्याय में आप लिखेंगे अंजलि। उसी प्रकार से एक दो उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे चिड़िया, और यहाँ आप लिखेंगे चिड़िया। यहाँ आप लिखेंगे मछली, यहाँ आप लिखेंगे मछली। ठीक है, इस तरह से आप उसमें कंप्लीट कर लेंगे अपनी कॉपी में। आप नए शब्दार्थ अच्छी तरह से लिखेंगे और सारे प्रश्न उत्तर उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके अलावा इस पाठ में से जो कुछ मुहावरे वगैरह इस तरह से मुझे